नमस्कार। सुब्रत राय सहारा से जुड़ा हुआ दो प्रमुख केस, जिस पर कल मैंने एक वीडियो किया था, उसमें आपको मैंने बताया था कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के असिस्टेंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह की तरफ से 2011 में 6 मई को एक कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल किया गया था सुब्रत राय सहारा के अगेंस्ट में। उस पर एक संक्षिप्त ब्यौरा मैंने आपको दिया था और तब से सुब्रत राय सहारा के अगेंस्ट में वो कंटेम्प्ट पिटीशन चला रहा था, जिस पर कि आखिरी बार सुनवाई सितंबर 2018 में हुई थी। तब से वो केस एडजर्न था 27 फरवरी 2026 को और उस पर सुनवाई होगी। एक और केस सुब्रत राय सहारा की तरफ से एक रेट पिटीशन क्रिमिनल फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर 11 मार्च 2014 में, जो कि आखिरी बार 4 फरवरी 2019 को उस पर सुनवाई हुई थी। अब उसको 23 फरवरी 2026 में फिर से लिस्टिंग किया गया है और दोनों केस अभी टेंटेटिव ही लिस्टिंग किए गए हैं। लेकिन जो 27 फरवरी का केस है उस पर पूरी उम्मीद है कि वो सुना जाएगा, जो कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के असिस्टेंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह की तरफ से सुब्रत राय सहारा के अगेंस्ट में किया गया था। लेकिन इस पर अभी संशय है, जो कि 23 फरवरी को सुनवाई होनी है, जो सुब्रत राय सहारा ने रेट पिटीशन क्रिमिनल फाइल किया था यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में। तो ये दो प्रमुख केस हैं सुब्रत राय सहारा से जुड़ा हुआ, जो कि लिस्टिंग हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लेकिन ये 7-8 वर्षों से चला आ रहा रुका हुआ केस लिस्टिंग तो हुआ है, लेकिन पिछले 7-8 महीनों से लगातार जो सहारा के कर्मचारी अपने हक की सैलरी के लिए 2014 से जो क्रमशः रुकता आ रहा है, 2-3 महीने पे उनको 1-8 महीने का टोकन मनी के रूप में पैसा मिलता रहा है, अब वो भी बंद है कुछ माह से। तो वो अपने पैसे के लिए, अपने सैलरी के लिए, अपने घर का खर्च चलाने के लिए जो आर्थिक तंगियों से जूझ रहे हैं लगातार 7-8 महीने से, चाहे वो तेज धूप हो, तेज बरसात हो, तेज ठंडी हो, सब में वो क्रमशः अनशन पर बैठ रहे हैं। पुलिस प्रशासन उनके यहाँ पहुंच रहा है, कोशिश कर रहा है कि वो अनशन से हट जाएं, लेकिन सहारा का शीर्षस्थ मैनेजमेंट उनके पास नहीं पहुंच पा रहा है। उनके संदेश पुलिस प्रशासन के जरिए कहे जा रहे हैं और बहाना वही है कि जो एक आईए के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के अंदर सहारा के कर्मचारियों की तरफ से जो बातें रखी गई, कोर्ट ने आदेश दिया कि ऐसे कितने आपके कर्मचारी हैं, उनकी एक लिस्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर सौंपी जाए, ताकि सहारा के जो कर्मचारियों का सैलरी सहारा के ऊपर बकाया है उसके बारे में पूरी जानकारी मालूम हो और उनका रुका हुआ सैलरी उनको दिया जाए। तो उस आईए के आड़ में और क्रूर सहारा प्रबंधन हो चला है और 7-8 महीनों से लगातार अनशन पर बैठे सहारा के कर्मचारियों से कोई भी प्रबंधन तंत्र का व्यक्ति उनसे मिलने नहीं जा रहा है, उनके दुख को भी सुनने वाला कोई नहीं है। ठीक उसी तरह से जैसे 2010-11 के बाद से क्रमशः मैच्योर हो चुके निवेशकों के खातों को या तो डिवेंचर जैसा प्लान, कन्वर्जन जैसा प्लान, अलग अलग कंपनियों में, सोसाइटीज में इन्वेस्ट करवा देना, इस तरह से कुछ किया गया। क्योंकि कमेंट बॉक्स के जरिए पता चलता है कि रियल इस्टेट और हाउसिंग के कुछ लोगों के पास बॉन्ड है, जो कि नहीं जान पाए कि इसका पैसा सेबी के द्वारा दिया जा रहा है। सेबी कार्यालय में जा करके अपना बॉन्ड जमा करना होगा, प्रूफ देने होंगे, तब वो पैसा रियल इस्टेट और हाउसिंग के मिलेंगे। बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। कमेंट बॉक्स में वो कहते हैं कि रियल इस्टेट का हमारा इतना बॉन्ड है, इतना अमाउंट का बकाया है, कैसे मिलेगा। तो ये तमाम अड़चने इन्वेस्टर्स के भुगतान का अभी भी चला आ रहा है और जिन सोसाइटियों का सीआरसीएस पोर्टल के माध्यम से भुगतान हो रहा है उसकी ट्रांसपेरेंसी किसी से छुपी नहीं है। सहारा को एक प्रकार से बहुत बड़ा मौका मिला है। कोर्ट के अंदर वर्षों से केस को लंबा खींचा भी जा रहा है, उसके डेट पड़ रहे हैं, तो थोड़ी देर सुनवाई होना और फिर अगली डेट निर्धारित कर देना, फिर वो डेट लिस्टिंग होना ही नहीं। और सीआरसीएस पोर्टल जो कि एक प्रकार से बहुत बड़ा वाल बना हुआ है सहारा प्रबंधन को पूरा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट तो हुआ है वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए सोसाइटीज़ में, और सोसाइटीज़ का जो इन्वेस्टर है जो कि सीआरसीएस पोर्टल पर आवेदन किया है उसका 90 to 95% जो है डेफिशिएंसी से रुका हुआ है। कुछ लोग कमेंट बॉक्स में आके कहते हैं कि जो आंकड़े सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार ने रखे थे और जो आंकड़े अभी 3 फरवरी को पार्लियामेंट के अंदर सरकार ने रखे हैं, उन आंकड़ों में जो भिन्नता है, तो सहारा के कुछ लोग हैं जो कुछ सहारा को समझने वाले इन्वेस्टर्स हैं, सहारा के खास एजेंट हैं, उनका कहना है कि ये नंबर ऑफ अकाउंट के आंकड़े जो पहले 5.43 करोड़
के आसपास आंकड़े आए थे जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिए गए थे, वो डिपॉजिटर्स के नंबर ऑफ अकाउंट हैं। तो ऐसे इन्वेस्टर्स और ऐसे एजेंट को मैं क्या कहूँ जो स्वयं से ये साबित कर रहे हैं, एक एक डिपॉजिटर्स के पास 5-5, 6-6 अकाउंट हैं और मल्टीपल अकाउंट की वजह से उनके स्वयं के पैसे नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि सहारा उसे प्रमाणित नहीं कर पा रहा है। मल्टीपल मेंबरशिप की वजह से डेफिशिएंसी चली गई, जबकि ऐसा है नहीं। दोनों जगह पर, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या पार्लियामेंट हो, दोनों जगह उन्होंने जो आवेदन गए हैं उसके बारे में वो उन्होंने अपनी बातें स्पष्ट रूप से रखी हैं और दोनों में वास्तविक भिन्नता है। उसमें नंबर ऑफ अकाउंट्स का कहीं जिक्र है नहीं। उन्होंने जिक्र किया है तो जितना आवेदन गया था सुप्रीम कोर्ट के 12 सितंबर की सुनवाई में, जो उन्होंने लिखा है उस आवेदन का जिक्र किया है कि इतने आवेदन मेरे पास आए हैं जिन्हें पहचाना गया है कि हाँ इतने डिपॉजिटर्स हैं, और उसमें से जेन्युइन डिपॉजिटर्स उस समय 26 लाख के आसपास थे 12 सितंबर की सुनवाई के दौरान तक, और फिर जो पार्लियामेंट में था उसमें भिन्नता थी। तो ये इन्वेस्टर्स हों या एजेंट हों, कोई भी बातें जब आप कहते हैं, सोचते हैं, लिखते हैं कहीं कमेंट बॉक्स में हो या कहीं भी ऐसी जगह, तो थोड़ा सोचा करिए कि उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा आगे चल करके, क्योंकि जब स्वयं से आप अवेयरनेस नहीं होंगे, स्वयं से सारी चीज़ों को नहीं जानेंगे, सही तथ्य को, फैक्ट को नहीं पहचानेंगे, तब तक आपको सहारा प्रबंधन हो या सरकार हो अपनी बातों में गोल गोल घुमाया ही करेंगे और आप घूमते रहेंगे। ये खेल 25 वर्षों से लगभग चला आ रहा है, जो कि पहले जांच एजेंसियों के इंटरनल मैटर हुआ करते थे। ये अंदर ही अंदर वो सर्च किया करते थे ऐसी कंपनियों के विरुद्ध में, लेकिन प्रोटेक्शन सरकार ही देती है, यहाँ के न्यायालय देते हैं, और अगर उजागर भी करना होता है तो यहाँ की सरकार ही करते हैं और सज़ा भी यहाँ का कोर्ट ही देता है। लेकिन समय जब अनुकूल होता है उनके, तब जब उससे उनको राजनीतिक फ़ायदा ना हो तो वो ऐसे मामलों को दबाए रखते हैं। जब राजनीतिक फ़ायदा लेना हो तो इसको उजागर कर दिया जाता है। पहले की भी सरकारों ने किया है, यहाँ की वर्तमान की सरकार ने भी अभी यही किया है, राज्य की सरकारों ने भी यही किया है। तो आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा माहौल बन गया है, तो ऐसे फास्ट टेक्नोलॉजी के समय में अगर आप गच्चा खाएंगे, सही फैक्ट को नहीं समझेंगे, तो आपका पैसा मिलना तो दूर, पैसा मिलने की स्थिति भी नहीं बन पाएगी, चाहे न्यायालय में या पार्लियामेंट के अंदर। तो सही फैक्ट को पहचानना जरूरी है। गलतियां कब और किससे हुई हैं इसको भी आपको जानना जरूरी है, उससे आपको जागरूक होना है, ताकि फिर आपको कोई मल्टीपल मेंबरशिप में न फंसाए, और ना ही कि आपसे फिर कहीं अंगूठे का निशान, आपका सिग्नेचर यूं ही करा करके अपने मन मुताबिक आपका पैसा कहीं भी इन्वेस्ट कर दे। तो इतना भरोसा आप किसी पर ना करें। जो कभी सहारा ने, कभी PACL ने, अभी हाल ही में LUCC ने, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कंपनियां फाइनेंस की आई और विश्वास बनाई, अपने मजे हुए क्रूर नेटवर्करों के जरिए समाज में अपने कंपनी के प्रति भरोसा बना करके ठगी की और ठग करके भाग गए, और उसमें मध्यम वर्गीय से लेकर के काफ़ी निचले लेवल तक के आम जनता ठगी का शिकार हुई है। सारा कुछ आईने की तरह साफ है, फिर भी लोग धोखा पर धोखा खाते रहते हैं। भारत का पूरा संवैधानिक सिस्टम हो, राजनीतिक दल हो, पूरा का पूरा ईमानदारी से भरा हुआ ये सब ही तंत्र नहीं है। यहाँ की न्यायपालिका भी जो पूरे भारत को न्याय देने के लिए बैठे हैं, उसमें भी जस्टिस की कीमतें वसूल होती हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा का केस अभी बहुत पुराना नहीं है, लेकिन इस पूरे भ्रष्ट सिस्टम में बहुत सारे लोग अभी भी ईमानदारी से काम करते हैं, जिसके वजह से ही ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार उजागर होते हैं। लोगों को कुछ ही सही सजाएं मिलती हैं, बाकी तो सब सिस्टम घालमेल करके पर्दा डाले रहता ही है। तो ऐसे में आपका जागरूक होना और अपने पैसे को सुरक्षित रखे रहना, सोच विचार के कहीं इन्वेस्ट करना, ताकि आपका कमाया हुआ धन आपके आने वाली अगली पीढ़ी के लिए काम में आए। कोई एक मजा हुआ क्रूर नेटवर्कर आपको गुमराह करके उस पैसे को ठग न ले जाए। इसके लिए आज के ऐसे ज़माने में आपका जागरूक न होना, ये आपका ही गुनाह है। वर्षों से सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे लोग समाज के अंदर ऐसी भ्रष्ट सिस्टम से पनपी हुई, बनाई हुई फाइनेंशियल कंपनियां आती हैं, इंश्योरेंस कंपनियां आती हैं, जो ठग करके लोगों को जाती हैं। इनके विरुद्ध लगातार प्रयास करके
समाज को जागरूक करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समाज है जिसके आंख से पर्दा अभी हट ही नहीं रहा है। कुछ माह पहले तक LUCC, उसके बाद बंगलौर के अंदर हस्बैंड और वाइफ एक कंपनी बनाते हैं और सैकड़ों करोड़ की ठगी करके चले जाते हैं। तो अपने पैसे को जल्द से जल्द 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना करने वाले क्रूर मजे हुए नेटवर्करों के कहने के बहकावे में न आए और संभल के रहें, क्योंकि ऐसा पैसा जब मिलने की भी नौबत आती है तो सेबी PACL पोर्टल किसी से छुपा नहीं है कैसे पैसा मिल रहा है वहाँ पर। CRCS सहारा रिफंड पोर्टल, वहाँ से सहारा सोसाइटीज़ का पैसा कैसे मिल रहा है ये किसी से छुपा नहीं है। तो ये पैसा मिलना ना मिलने के बराबर है। इसमें लगभग 90% तक इन्वेस्टर्स के पैसे लगभग वर्तमान स्थिति को देखते हुए ना के बराबर मिल रहे हैं। आने वाले समय में हमारे देश का सर्वोच्च अदालत क्या करता है, करोड़ों इन्वेस्टर्स के लिए क्या राह दिखाता है, कैसे सभी का पैसा मिलता है, मूलधनी सही, ब्याज तो दूर की बात है, अभी कैसे रास्ता निकलता है ये तो अभी बात की बात है। तो ऐसे स्थिति में फंस भी जाएंगे अगर आप, जो PACL और CRCS पोर्टल वगैरह जैसे पैसे मिल रहे हैं आप लोगों को, तो ऐसा पैसा मिलने का स्थिति ही क्यों पैदा करना। पैसा अपने पास रखें, ऐसे जगह पर इन्वेस्ट बिल्कुल ना करें जहां से स्वयं से अपने मुसीबत के समय, अपने ज़रूरत के समय पैसे निकाल ही नहीं पाएँ। तो ऐसे जगह पैसा इन्वेस्ट करने से क्या फ़ायदा। बहुत सारे लोग एक मजे हुए शेयर मार्केट के अपने आप को एक प्रकार से ब्रोकर ही समझने लगते हैं, वहाँ पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे शेयर मार्केट के अंदर भी बहुत ही सोच समझ करके पैसे आप लगाया करें, क्योंकि आपका मेहनत करके पाई पाई कमाया धन आपके आने वाले पीढ़ी के, अपने बच्चों के भविष्य के लिए है, उनके अच्छी पढ़ाई के लिए, उनके हर सुख सुविधा के लिए, उनके शादी विवाह के साथ साथ उनके अच्छे जॉब के लिए, कहीं आपको पैसा खर्च करना हो, पढ़ाई में पैसा खर्च करना हो, उसके लिए आप कमाते हैं। और शेयर मार्केट में पैसा लगा देना और मार्केट ऊपर नीचे हुआ, आपका पैसा डूब गया, तो इससे कोई मतलब नहीं निकलता है। क्योंकि आप जानते सब हैं, शेयर मार्केट का आप ऐड देखते हैं, सीधे वहाँ लिखता है शेयर मार्केट आपका जोखिमों के अधीन है, सोच समझ कर इन्वेस्ट करें। कोई भी गैम्बलिंग ऐप्स होता है उस पर भी नियम और शर्त लिखी रहती है, लेकिन सभी लोग नज़रअंदाज करते हैं और बर्बाद होते हैं। तो ये सुब्रत राय सहारा से जुड़े कुछ केस जो कि फरवरी माह में ही सुने जाने हैं। 7-8 महीने से कर्मचारी अनशन प्रदर्शन पर बैठे हैं, आर्थिक तंगियों से वो जूझ रहे हैं, उनके पास भी प्रबंधन नहीं जा रहा है। वर्षों से निवेशक पैसा इन्वेस्ट करके इंतजार कर रहे हैं, पोर्टल भी बना तो वो और आहत कर गया है। अभी करोड़ों इन्वेस्टर्स डेफिशिएंसी का शिकार हुए हैं अभी। तो जागरूक होना ही, जागरूक रहना ही और जागरूक करते रहना भी आज की इस वीडियो का मुख्य सार है। जागरूक बने और आसपास भी जागरूकता फैलाएं, ठगी का शिकार कम से कम ना बने, अपने कमाई के पैसों को सहेज करके रखें, अपनी मेहनत का वक़्त रखें, अपनी मेहनत को किसी और के बुद्धि से, उसकी चतुराई से बनाए गए माहौल में ना फंसे, ना उलझे, ना शिकार हो। चलिए साथियों, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।